नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत द टॉक टाइम में आपका बहुत स्वागत करता हूं। इस टॉक टाइम में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बहुत खास हैं और बहुत जानी मानी हैं। उनका नाम है आलोक श्रीवास्तव, जो नए ज़माने के बहुत चर्चित शायर, गीतकार और कथाकार भी हैं। आलोक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश भाई। आप लंबे अरसे बाद भोपाल आए हैं और हमारे विस्तार न्यूज़ में भी आए हैं, मगर एक नई सौगात के साथ आए हैं। इस दफ़ा आपकी एक नई किताब आ रही है जिसका नाम है आसान, और पहले आपने आमीन लिखी, फिर आफरीन और अब आसान। तो आसान तक कैसे आपका सफ़र पहुंचा? आमीन और आफरीन से होते हुए आसान तक पहुंचा, और मुझे लगा कि इसको थोड़ा विस्तार देना चाहिए अपने ही प्रदेश में, तो इसलिए विस्तार न्यूज़ से बेहतर क्या होगा। तो इसलिए आप तक आने का मन हुआ। बहुत लंबे अरसे से सिर्फ लिख रहा था। कुछ ऐसा नहीं हो रहा था कि जो अपने पाठकों को या अपने सुनने वालों को या जिनकी ब्लेसिंग्स से मैं लिख रहा हूँ उनको मैं कुछ भेंट कर सकूँ। तो एक आमीन 2007 में आई थी और उसको हमारे मध्य प्रदेश का साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। पुष्किन अवार्ड और उर्दू एकेडमी अवार्ड्स भी उसको मिले। लेकिन एक लंबे समय से गज़लों की, कविताओं की, गीतों की कोई किताब आई नहीं थी। तो ये पिछले दिनों आमीन का पुनर्प्रकाशन हुआ पेंगुइन बुक से। तो उन्हीं का ये कहिए कि आदेश था कि भाई अब आपकी नई किताब आनी चाहिए। बहुत लंबा वक्फा हो गया, बहुत लंबा वक्त हो गया। तो इधर जो कुछ लिखा था आमीन के बाद, तो पहले तो यही सोचा कि आमीन के बाद जो कुछ लिखा है वो उसी नाम से ले दिया जाए कि आमीन के बाद, ठीक है क्योंकि वो अपने आप में बहुत चर्चित हो गई थी किताब। लेकिन जब पूरा मसौदा जो है, पूरी मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि जावेद साहब को दिखाई, जावेद अख्तर साहब को, जिन्होंने इसकी भूमिका लिखी है, आशुतोष राणा जी ने इसकी भूमिका लिखी है, तो जब सारी रचनाओं को जावेद साहब ने देखा और इधर मेरे जो कुछ काम हुए, दिन ब दिन आप अपने आप को परिष्कृत करते हैं और जब आप नई विधाओं में जाते हैं तो मतलब मैं लिख भी रहा हूँ, म्यूज़िक एल्बम्स भी कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ, तो वो सब कुछ पता नहीं, उसको कहूँगा कि अनायास वो सब आसान होता जा रहा था। और एक ये टैग लग रहा था कि भाई तुम्हारी जो पोएम्स हैं वो बड़ी आसान ज़बान की हैं। मेरे सीनियर्स भी ये बार बार कह रहे थे कि तुम्हारी ज़बान आसान होती जा रही है। तो जब ये मैन्युस्क्रिप्ट जावेद साहब पर पहुंची तो मैंने उनसे पूछा, मशवरा किया कि सर नाम क्या रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, आसान लिखना सबसे मुश्किल है, आसान कहना सबसे मुश्किल है, और वो तुमने अपनी मेहनत से या अपनी शिद्दत से कहीं उसको साध लिया है, तो आसान से अच्छा क्या नाम। और चूंकि आमीन आफरीन आ चुकी थी, आमीन बहुत लोकप्रिय हो गई थी, इसलिए फिर ये तो इसी पर आसान है। हाँ, तो ये आसान जो है। मगर आसान में आपने बहुत कुछ इकट्ठा कर दिया है। इसमें कबीर भी है, इसमें ज़िंदगी की दुश्वारियाँ भी हैं, आपकी कुछ पॉपुलर गज़लें भी हैं, और फिर शिव तांडव भी है। मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश भाई कि एक जो रचनाकार होता है ना, उसको जब अपने पाठकों तक पहुँचे, वो जब अपने सुनने वालों तक पहुँचे तो पूरी समग्रता में पहुँचे। अगर आप कहानी कहते हैं तो उसकी तो एक किताब हो सकती है, कहानी संग्रह। अगर आप लंबी कहानियाँ कहते हैं तो हो सकता है 2 लंबी कहानियों में आपकी एक किताब बन जाए। आप उपन्यास लिखते हैं तो उपन्यास की एक पुस्तक हो सकती है। लेकिन जब आप, जिसको हम सिन्फ़े सुखन कहते हैं उर्दू में, तो जब आप अपनी अलग अलग विधाओं में, आप गज़ल भी कह रहे हैं, आप दोहे भी कह रहे हैं, गीत भी कह रहे हैं, आप रुबाइयाँ तो बहुत मुश्किल फॉर्म है हमारे यहाँ, लेकिन आप जब इन विधाओं से होकर गुज़रते हैं तो आपकी एक ऐसी छवि बनती है कि आपको एक गीतकार के तौर पे भी देखा जाने लगता है, आपको एक कवि के तौर पे भी एडमायर किया जाने लगता है, और आपको एक गज़लकार के तौर पे भी लोग देखने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन जिन विधाओं में आप लिख रहे हैं कविता की, वो फिर सब जब आएँ तो वो साथ आएँ, ताकि पाठक को एक तो अलग अलग विधाओं का रस मिलता है, पढ़ने में उसको सुख मिलता है, और दूसरा आपका अपना भी एक कंपैरिजन होता है कि आप गज़ल में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या गज़ल आप ज़्यादा अच्छी कहते हैं या आप गीत ज़्यादा अच्छे कहते हैं। तो इस वजह से मैंने इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना आमीन में रखा था
और ना आसान में रखा। जो जो मैं कहता हूँ वो सब, यानी एक किताब में आपके सारे रंग देखने के मिल जाएंगे, कविता के कहानियाँ तो नहीं कहीं, कविताओं के मिलेंगे और शायरियों के मिलेंगे, जी, मगर सबसे एक जो अलग चीज़ जो अभी आपकी बहुत पॉपुलर हुई थी वो थी शिव तांडव स्तोत्र, जिसको आपने लिखा था, आशुतोष राणा ने गाया था, वो भी पाठकों के से मिल रहा है। जी, वो मैंने बताया ना कि आसान का अर्थ ही ये है कि जो जो मैंने आसानियाँ अपने कहने में कर ली वो सब इसका हिस्सा बन गई। बहुत लोकप्रिय हुआ शिव तांडव स्तोत्र, तो उसको भी रखा है। हम लोग चाहेंगे कि कुछ आप जरा उसको गुनगुना के बताएं तो हमारे दर्शक का। गुनगुनाना तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ उसका एक, मुझे जो बहुत पसंद है उसका अंतिम जो श्लोक कह लीजिए या छंद कह लीजिए कि विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे, जहाँ सुना शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवा शिव। क्या बात है। तो मैं तो क्या पढ़ूंगा जो आशुतोष जी ने पढ़ा है। नहीं पर लिखा तो आप ही ने, मगर इसको जो इतना लंबा पूरा शिव तांडव स्रोत है, तो उसको आपको जो अनुवाद करने में कितना वक्त लगा होगा? इसको तो मैं कहूँगा कि ये मैंने कुछ किया नहीं है इसमें। ये हमारे हम लोग कहते हैं कि कभी आपको जब निमित्त बनना होता है तो वो एक कोई सुपर पावर है जो आपसे वो कराती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आशुतोष का आदेश था, तो आशुतोष बड़े भाई निमित्त बने और ये शिव तांडव स्तोत्र जो है ये हिंदी में आलोकित हो गया। तो इसको मैं आशुतोष राणा जी का मार्गदर्शन मानता हूँ और आशुतोष जी की कृपा मानता हूँ। तो मैं तो बस निमित्त था, वो मेरे भाव में, मानस में बैठ के उन्होंने जो कराना था अपना कार्य करा लिया। नहीं, मगर बड़ी अच्छी बात है कि आपका सफ़र विदिशा से शुरू हुआ, आपने टेलीविज़न भी किया और फिर म्यूज़िक एल्बम्स भी किए, मगर अपना लेखन लगातार जारी रखा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मतलब ये सब बहुत संघर्ष आपको इसके लिए, और देखिए अब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, मेरा एक बड़ा बहुत लोकप्रिय कोट है कि लोग आपके संघर्ष की कहानियाँ भी तभी सुनते हैं जब आप उन संघर्षों से तब के कामयाब हो जाते हैं। एक नाकाम आदमी के संघर्ष की कहानी कोई नहीं सुनता। तो मैं अक्सर अपने नौजवानों से कहता हूँ कि आप संघर्ष ऐसा कीजिए कि आप कामयाब हों और लोग आपको सुने कि आपने संघर्ष कैसा किया है। तो ये एक बहुत पहले का, बहुत मेरी आपसे पूर्व में भी जब चर्चा हुई थी तो मैंने जिक्र किया था, बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, जबकि परिवार में सब शासकीय सेवा में थे, सब यही विदिशा भोपाल, माँ पिता सब, लेकिन मुझे एक धुन थी कि मुझे लिखना है और शायद मैं लिख ही अच्छा सकता हूँ। तो मुझे ये कोई गुमान नहीं था कि फिल्मों में जाना है दिखने के लिए। मुझे ये भरोसा था कि मुझे साहित्य में या सिनेमा में आना है लिखने के लिए। तो जनरली ये होता है कि लोग दिखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मैं लिखने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मगर सबसे अच्छी बात यह कि आपके लेखे को बहुत लोगों ने पढ़ा, और मैं जगजीत सिंह भी हैं, पंकज उदास भी हैं और फिर अमिताभ बच्चन ने भी पढ़ा। तो कभी आपने जब विदिशा से लिखना शुरू किया था तो कभी सोचा था कि ये सफ़र यहाँ तक जाएगा कि आपका लिखा हुआ अमिताभ बच्चन और शाहरुख और जगजीत सिंह भी गाएंगे? अब मैं इसको ऐसे ही मानता हूँ कि जैसे वो शाहरुख खान साहब की फिल्म का एक डायलॉग है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में की साजिश करने लगती है। हाँ, ये एक मैं मैनिफेस्टेशन तो नहीं कहूँगा इसको, एक स्वप्न था जिसे मैंने बहुत शिद्दत से जिया कि जब छोटे थे तो साहित्य अकादमी से आने वाली वो पतली पतली किताबें पढ़ा करते थे, अमीर खुसरो की, कबीर की, मीराबाई की, और साथ में जगजीत सिंह जी को सुना करते थे, पंकज उदास साहब को सुना करते थे, गुलाम अली साहब को सुना करते थे, मेहदी साहब को सुना करते थे। तो ये सोचते थे कि यार कभी ऐसा कुछ रचें कि ये गाएं, या कभी कुछ ऐसा लिखें कि इन बड़ी जो मैगज़ीन्स हैं उनमें पब्लिश हों या हमारी किताबें छपें। तो वो एक जो शौक़ था, वो शौक़ कह लीजिए या स्वप्न कह लीजिए या उसका जो आज की लैंग्वेज में कहूँ तो मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, वो था कि राइटर बनना है।
तो इसलिए उसी तरफ सारा कुछ जो फोकस था वो वहीं था कि लिखना है और बस लिखना है और लिखते तो जाना है। बस तो अब आज आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आपकी बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड होती रहती हैं शायरियाँ, 2-2 3-3 लाइनें, जैसे कि आपकी वो लाइन बड़ी मशहूर है कि ये सच नहीं कि हम बेखबर नहीं हैं। ये सोचना गलत है, वो एक्चुअली वो टीवी से निकली है। अच्छा, आप बेहतर जानते हैं कि टेलीविज़न में एक बहुत लंबा वक्फा न्यूज़ चैनल्स में बीता है, तो मैं ये देखता था जब, और लोग कैमरे के सामने आके जब पत्रकारों को बुद्धू बनाते थे सच को छुपाते थे, तो वहाँ से वो निकला है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। क्या बात है। जी। और इसमें और कौन सी आपको ऐसी गज़ल? हाँ, एक या मैं शायरी आपको जो ज़रूर इसकी जो आप हमको पढ़ के सुना हाँ, मैं इसकी एक कविता आपको, मैं चूँकि कबीर से ये किताब शुरू होती है और हमारे यहाँ एक बड़ी विधा है जिसको हम कहते हैं सिनफ़े सुखन। हमारे सिनफ़े सुखन में या हमारी कहन में एक ट्रेडिशन आता है जिसको खिराज़े अक़ीदत कहते हैं। यानी आप अपने क्लासिक्स को बड़े श्रद्धापूर्वक जब याद करते हैं तो उनकी एक पंक्ति पर अपनी कविता को समर्पित करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जो गुलजार साहब ने लिखा था, हाँ, गालिब जी, साहब जी, की जी, लाइन को। जी, तो वो मैं आपको एक गज़ल है इसमें, वो पढ़ के सुनाता हूँ। वो कबीर पर है। तो कबीर का एक बड़ा मशहूर उनकी खड़ी बोली की गज़ल है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। तो मैंने सोचा कि अगर कबीर मेरी जनरेशन में होते तो क्या कहते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। क्या बात है। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या। उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है, उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है, मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बर्छी कटारी क्या। क्या बात है। तन्हाई अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। तुम्हारे इसमें एक शेर पिता के लिए हुआ है। अज़्म कहते हैं श्रेष्ठता को, तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, अना ये ख़ानदानी है उतर जाए खुमारी क्या। क्या बात है। अना ये ख़ानदानी है उतर जाए खुमारी क्या। और हम सब लिखने वालों की तरफ से कबीर की नज़र है ये शेर कि हमन कबीरा की जूती हैं उन्हीं के कर्जदारी हैं, हमन कबीरा की जूती हैं उन्हीं के कर्जदारी हैं, चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या उधारी क्या, उधारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी तो क्या। इसमें मस्ती मौज और तमाम जी, जीवन का दर्शन, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या। क्या बात है। तो लगातार जैसे आपने कहा है कि आसान तो नाम ही है, मगर सबसे मुश्किल होता है आसान होना और आसान लिखना। तो ये आसानियत कहाँ से पैदा हो जाती है? मुझे लगता है कठिन है आसान लिखना। मुझे लगता है ये रिजेक्शन से पैदा होती है। जब आप खुद को रिजेक्ट करते हैं, जो पावर ऑफ रिजेक्शन है, नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। आप लिखने के बाद जब ये कहते हैं खुद से कि नहीं ये और बेहतर हो सकता था और अच्छा हो सकता था, तो मुझे लगता है ये वहाँ से आता है। और दूसरा ये कि आप किसी भी थॉट को, किसी भी बात को, देखिए बड़ी अनऑफिशियल सी बात है, हमने अपने बुज़ुर्गों से बड़ों से मुशायरों में सुनी है कि फ़िराक साहब एक बात कहते थे। वो ये कहते थे कि जितनी शायरी और ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, वो गालिब ने अपनी शायरी में नज़्म कर लिए हैं, यानी बांध लिए हैं। ठीक है, जो बचा हुआ था वो मैंने कर लिया है, यानी फ़िराक साहब ने कर लिया है। और अब जो हो रहा है वो सब एक जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए या अंदाज़े बयां कह लीजिए। गालिब का वो एक शेर भी है
कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। बिल्कुल। तो आप अपने अंदाज़े बयां को कितना आसान कर सकते हैं, सारा खेल उसका है। बिल्कुल। इसमें एक गज़ल है, उसके कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ। वो ये है कि जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, जिन बातों को कहना मुश्किल होता कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। है। क्या बात है। हर वो बात जो आप कह नहीं पाते, वही आप सह नहीं पाते। जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता क्या है। बात है, बहुत सही। और जिस धारा में, ये आप हम पत्रकारों की नज़र जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, तो बहुत सारे लोग बह रहे हैं। जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। अच्छे आदमी को। जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। उसके ताने होते हैं, उसके ताने होते हैं, मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है। बहुत सही। तो ये आसानियां हैं। या अब आपके लिए एक शेर कि उसके साथ हमें आसानी है कितनी, सही। उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उससे ये भी कहना मुश्किल होता क्या है। बात है, बहुत सही। तो सारा अंदाज कहने का है, और सारा अंदाज ये कहने का है। और गज़ल जो है ना, वो ब्रजेश भाई हमेशा से वो एक ऐसी सिनफ़े सुखन रही है, एक ऐसा आर्ट फॉर्म रहा है जो बहुत पॉपुलर रहा है हमेशा से। आप उसको पॉपुलर कह लीजिए, लोकप्रिय कह के खारिज कर दीजिए, आप उसको छंद कविता कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि गज़ल जो है वो आज भी हर उस हसास दिल पर राज करती है जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक पोएट बैठा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा ये है कि इन दिनों जो मैं आपको लगातार देख रहा हूँ, आप बाहर भी जा रहे हैं, बड़े बड़े शोज़ कर रहे हैं, तो इस सब को देख के क्या लगता है कि आप देश के बाहर भी शो करने जा रहे हैं, तो देख के क्या लगता है कि भारतीय कविता, नज़्म, शायरी की कितनी डिमांड है और कितना लोग उसको पसंद करते हैं? मैंने इधर अपना एक शो शुरू किया है, आलोकनामा, जिसमें मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अपनी कुछ प्रतिनिधि रचनाएं सुनाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी कविता का जो मंच की कविता है ना, वो बहुत बुरी तरह से भ्रष्ट की गई है। और ये जो नई जनरेशन आ रही है, ये बहुत ही सतही राजनीतिक जुमलों को, लतीफ़ों को, या कहिए कि बिल्कुल बिलो द बेल्ट जो कमेंट्स हैं उनको पोएट्री मानकर एंटरटेन हो रही है। मुझे लगता है कि जो विशुद्ध कविता है वो मंच से कहीं ना कहीं दूर हो रही है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो कविता के नए लोग आ रहे हैं वो उन लतीफ़ों को, उन चुटकुलों को, उन कमेंट्स को समझ रहे हैं कि ये कविता है। तो इस तरह की जो भारतीय कविता का जो सौंदर्य है, जो विशुद्ध कविता का सौंदर्य है, उसके जो पसंद करने वाले हैं, उसके जो चाहने वाले हैं, वो जब ये देखते हैं कि यार ये ओरिजिनल पोएम तो ये है, ओरिजिनल पोइट्री तो ये है, सही कविता तो ये है, तो उसके चाहने वाले कहीं ना कहीं जो निराश में थे, उनको एक नई चीज़, उनको एक नई आप कोई ऐसी प्रस्तुति दे रहे हैं जो, और इसका सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, सोशल मीडिया ने चीज़ों को फैलाया तो है बहुत ज़्यादा, मगर उसके साथ साथ हल्का भी बहुत किया है। देखिए, अब फिर वही वाली बात है कि ये आपके टेस्ट पर भी निर्भर करता है कि आप गुलजार साहब की फिल्म देखना चाहते हैं या आप बिल्कुल कोई एक सी ग्रेड फिल्म देखना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि अगर आपके अंदर कोई थोड़ी बहुत भी साहित्यिक अभिरुचि जागृत कर सकता है, जगा सकता है, और आप खुद उसके लिए वेलकमिंग मोड में हैं कि नहीं मैं ये सुनना चाहता हूँ, तो मैं 1 घंटे का शो करता हूँ, 1-1.25 घंटे का, जिसमें मैं कुछ मोटिवेशनल बातें करता हूँ और कुछ पोएम सुनाता हूँ। और वही पोएम्स जो मैंने अभी आपको सुनाई, यही सब सुनाता हूँ, यही सब सुनते हैं। टिकटेड शो हो रहे हैं, बिल्कुल। लोग जो, तो सुनने वाले लोग बढ़ रहे हैं, चाहे वो कहानियों के फॉर्मेट में हो या कविताओं या गज़लों के फॉर्मेट में हो।
लिखना और लिटरेचर या साहित्य का तो देखिए आप कितना भी कह लीजिए। अब मैं एक मिसाल दूं, आप भी किताबें लिखते हैं, आपकी बहुत सारी किताबें आई हैं। हिंदी के प्रकाशक कहते हैं कि साहब किताबें नहीं बिकती, तो फिर ये किताब अचानक से एक के बाद एक कैसे हमको इसका प्रतिसाद मिल रहा है। तो लोग पढ़ते हैं और लोग पढ़ रहे हैं, और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि लोग किताबें नहीं पढ़ते, लोग पढ़ते हैं। आज भी आप अगर अच्छा लिखेंगे तो, जिसका आपने जिक्र किया शिव तांडव स्तोत्र, सोशल मीडिया पे हर तीसरी रील चौथी रील उसकी होती है आशुतोष राणा जी की आवाज़ में, तो वो क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पाठकों और श्रोताओं को भी आपको क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो उस तरह की कविता को कविता समझ रहे हैं। तो हाँ, कुल मिला के अच्छा पढ़िए, अच्छा समझिए और एक समझ विकसित करिए कि आप अच्छी चीज़ों की पहचान करिए। क्योंकि जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं कि फेक न्यूज़ की बाढ़ आई हुई है, ऐसे फेक कविताओं की बाढ़ आई हुई है, जुमलों की बाढ़ आई हुई है। हर शायरी को गुलजार और हर शायरी को गालिब के नाम पर थोप दी जाती है और आगे बढ़ा दी जाती है। तो आगे बढ़ाना लोग बंद करें और बेहतर पढ़ें। तो आसान के बाद इन दिनों क्या कर रहे हैं आप? देखिए, एक तो बहुत अच्छा काम जो सामने आ रहा है अपने ही प्रदेश का, सिंहस्थ का जो मैंने महाकुंभ का एंथम लिखा था, उस महाकुंभ के एंथम की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए मुझे बुलाया गया मध्य प्रदेश, और चूँकि मैं यहीं का हूँ तो सिंहस्थ का एंथम मैंने अभी लिखा है जो कैलाश खेर जी ने गाया है। उसका वीडियो कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है अभी। जी, उसका ऑडियो रिलीज़ हुआ है, उसका वीडियो अभी माननीय मुख्यमंत्री संभवतः रिलीज़ करने वाले हैं। एक और अच्छा काम हुआ है कि जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और उसका मैंने भारतीय सेना के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़रिए हमारे तमाम पुलिस वालों के लिए, हमारे जवानों के लिए। हाँ, मगर हमारी रुचि उसमें है। आपने जो सिंहस्थ की बात की, जो सिंहस्थ का जो एंथम है या सिंहस्थ का जो गीत है, तो वो आपको यदि याद हो तो कुछ लाइनें उसकी बताइए। वो तो मैं आपको प्ले करने के लिए दे सकता हूँ बहुत जल्दी। आप जब तक ये इंटरव्यू आएगा शायद वो रिलीज ही हो जाएगा। क्या उसकी लाइनें हैं कुछ? उसको आप मुझसे ना ही सुने तो अच्छा होगा, क्योंकि वो कैलाश खेर जी की जब स्वर में आप सुनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। किस चीज़ का आपने ध्यान में रखी उज्जैन को? देखिए, हमारी जो पूरी सभ्यता है, हमारी पूरी जो संस्कृति है, इसमें जिस तरह का चारों धामों का हमारे, जहाँ हमारे कुंभ होते हैं, महाकुंभ होते हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, प्रयाग हो, नासिक हो और उज्जैन हो, तो इसमें जो इसके जो महात्म्य हैं उसको मैंने पूरा का पूरा उस गीत के अंदर, वो 4.5-5 मिनट का गीत है, उसमें बांधा है। आलोक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए और इतना सारा काम जो लगातार कर रहे हैं उससे हम सबको देख के बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शुरुआत विदिशा भोपाल से हुई और आप देश विदेश में जो कविता के साथ जो गज़ल शायरी को आपने जो नई ऊंचाइयां दी हैं, आप जिस तरीके से लोकप्रिय हैं, आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रहे, लगातार ऐसी किताबें आती रहें। बहुत शुक्रिया। आमीन, आफरीन, आसान और फिर एक से ही कोई किताब हाँ, वो मेरा एक उस लफ्ज़ से मेरा वो है, मोहब्बत, अलिफ से, आलोक से, मतलब लफ्ज़ से मेरा एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी कामयाबी और लेखन का सिलसिला लगातार जारी रहे, और ये भी हम आपसे कहेंगे कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बहुत शुक्रिया आपका। और आमीन। और बहुत शुक्रिया इसलिए कि अब विस्तार न्यूज़, मतलब हमारे मध्य प्रदेश का इतना प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, तो अब आपने विस्तार न्यूज़ पे बुला लिया है, तो आसान को विस्तार में आसानियाँ होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक साल पहले भी आए थे, बहुत शुरुआती दौर में हमने आपको बुलाया था, तब आपका शायद पहला इंटरव्यू। हाँ, वो आपके चैनल का शुरुआती दौर था। मैं तो 30 साल से लिख रहा हूँ। मगर उस एक साल में आप हम विस्तार को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? आप तो मीडिया और टीवी से भी जुड़े हुए हैं। जी, बहुत मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे शायद ये बात मैं पहली बार जब आपके यहाँ आया था तब भी कहा था कि विस्तार न्यूज़ को देखते हुए ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं मैं 20-25 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ, और कि मैं भोपाल से प्रसारित होने वाला या यहाँ से टेलीकास्ट होने वाला कोई चैनल देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई नेशनल न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों ने तोड़ी है, उसके लिए आपकी पूरी टीम को साधुवाद है कि जो प्रादेशिकता है वो आपके चैनल के स्क्रीन पे नहीं दिखती है। एक जो नेशनल ब्रॉडकास्टर हो सकता है, एक नेशनल टेलीविज़न जिस तरह का कलेवर लेकर आता है, जिस तरह का एग्रेशन, जिस तरह की न्यूज़
अब इस वक्त की दरकार है वो होती है, और एक सत्यता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अब न्यूज़ चैनल में हम लोग उसके हमारी शिराओं में वो नमक बह रहा है, लेकिन मैं ये बात कहूँगा और कि अब जो विश्वसनीयता का संकट समाज पे है, पूरे समाज पर और ख़ास तौर से टेलीविज़न समाज पर जो आया है, उसमें अभी आप कहीं बचे हुए हैं। आपने अपने आप को बचा के रखा है। आपको भरोसा दिलाते हैं बचे रहेंगे। और निश्चित ही आलोक भाई आपके इन अच्छे शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जाने माने शायर, कवि और चर्चित चेहरे आलोक श्रीवास्तव। अगली दफ़ा फिर ऐसी किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।